न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करूंगा नाभिक का फर्मी गैस मॉडल। अर्थात पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नाभिक के द्रव्य बूंद मॉडल के बारे में कि द्रव्य बूंद मॉडल के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम नाभिक के गुणों की तुलना करते हैं और नाभिक को द्रव्य बूंद के समान मानते हुए विभिन्न पैरामीटर्स यानी कि विभिन्न गुणों को सत्यापन करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा फर्मी गैस मॉडल के बारे में कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ चीज़ों को यानी कि अधिकतर चीज़ों को समझाने में असफल रहता है। इसके आधार पर बाद में दूसरा मॉडल आता है फर्मी गैस मॉडल। तो फर्मी गैस मॉडल जो है वो क्या कहता है, देखिए फर्मी गैस मॉडल जो है उसमें सबसे पहले अपन को बात करनी पड़ेगी कि फर्मी गैस क्या होती है। तो फर्मी गैस के लिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कण कौन सी सांख्यिकी, फर्मी डिराक एफ सांख्यिकी जो है एफ सांख्यिकी के पालन करने वाले कण, और दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम पालन करने वाले, यानी कि फर्मी गैस मॉडल जो है उसके लिए जो सैद्धांतिक अवधारणा है वो ये होती है कि पार्टिकल जो है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। अगर ये इन दोनों का पालन होता है तो हम फर्मी गैस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दो कण होते हैं और दोनों ही कण फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले हैं और पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के लिए क्योंकि दोनों कण फर्मी डिराक सांख्यिकी और पाउली अपवर्जन नियम का पालन करने वाले कण हैं, इसलिए नाभिक के लिए हम फर्मी गैस मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्मी गैस की जो सैद्धांतिक अवधारणा है वह केवल उन्हीं कणों पर लागू होती है जो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं तथा साथ ही साथ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब नाभिक के जो मॉडल होगा उसके लिए फर्मी गैस की सैद्धांतिक अवधारणा हमको माननी पड़ेगी कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों को न्यूट्रॉन गैस, यानी कि हम ये कह सकते हैं फर्मी न्यूट्रॉन गैस तथा फर्मी प्रोटॉन गैस माननी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों को फर्मी न्यूट्रॉन गैस तथा प्रोटॉनों को फर्मी प्रोटॉन गैस के रूप में मानते हैं। अब नाभिक में अगर ये न्यूट्रॉन गैस और फर्मी प्रोटॉन गैस के रूप में है तो हम ये कहते हैं कि नाभिक में इस फर्मी गैस की अवधारणा के अनुसार नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, अन्योन्य क्रियाहीन माना जाता है। तो अन्योन्य क्रियाहीन माने जाने के कारण नाभिकीय आयतन में ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या हो गई, पहली चीज फर्मी न्यूट्रॉन गैस फर्मी प्रोटॉन गैस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया अन्योन्य क्रियाहीन, अन्योन्य क्रियाहीन यानी कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ही आपस में अन्योन्य क्रियाहीन माना जाता है। अन्योन्य क्रियाहीन माने जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वे स्वतंत्र नाभिकीय आयतन में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि नाभिकीय आयतन में स्वतंत्र
रूप से गति कर सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है तो नाभिक के लिए फर्मी गैस मॉडल की अवधारणा को संतुष्ट करता है। अब इसके बाद में, तीनों के बाद में हम एक चीज और लिख सकते हैं कि फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को हम विभेद्य फर्मियोन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? विभेद्य फर्मियोन। विभेद्य फर्मियोन। तो विभेद्य फर्मियोन होते हैं जो नाभिकीय आयतन में उपस्थित सभी कणों को आपस में बांधे रखने के लिए एक बंधन विभव उत्पन्न करते हैं और उस बंधन विभव का मान ही हमारे को ज्ञात करना है। आई बात समझ में? क्योंकि सारे के सारे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिनको हम न्यूक्लियन कहते हैं, और वो फर्मी डिराक सांख्यिकी और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं, इसलिए हम उनको विभेद्य फर्मियोन कहते हैं। और ये सारे के सारे अन्योन्य नाभिकीय आयतन में स्वतंत्र रूप से गतिशील है। इसका कारण क्या है? अन्योन्य क्रियाहीन माना जाता है। तो अब जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि विभेद्य फर्मियोन है, वो सभी कणों को बांध के रखने के लिए एक बंधन विभव उत्पन्न करते हैं। तो बंधन विभव उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले हम उस बंधन विभव का मान ही ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि इस मॉडल को समझने के लिए हम एक वर्गाकार विभव कूप की कल्पना करते हैं। वर्गाकार विभव कूप की कल्पना करते हैं जिसमें नाभिक जो है न्यूक्लियनों की ऊर्जा अवस्था को ज्ञात करने के लिए नाभिक को मान लीजिए हम घन के आकार का एक मॉडल कंसीडर करते हैं जिसकी भुजा क्या है? ए है, जिसमें कण है। इसकी भुजा क्या ले ली मैंने? ए ले ली है। तीनों भुजाएं समान होंगी क्योंकि घन के आकार का माना गया है, इसलिए तीनों भुजाएं समान हैं। तो इस प्रकार का मॉडल, इस प्रकार के मॉडल यानी इस प्रकार के बॉक्स के अंदर कण है, तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक प्रॉब्लम आती है जिसमें आप पढ़ते हो कि वर्गाकार विभव कूप में कण, ठीक है। तो वहां पर इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो इसका रिजल्ट मिलता है, जो तरंग फलन मिलता है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर कण है, इस बॉक्स के अंदर कण है, तो इस कण की केवल गतिज ऊर्जा होती है। केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा उस कण की क्या हो गई? शून्य हो गई, ठीक है। और नाभिकीय कण जो है आपस में बांधे रखने के लिए बंधन विभव उत्पन्न करते हैं, वो इसके अंदर ही कण है और इसके बाहर, इसके अंदर V इक्वल टू क्या मान लेते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी है। तो बाहर जो पोटेंशियल है वो V टेंड्स टू इनफाइनाइट मान लेते हैं। वह बाहर का विभव कितना है? अनंत है। अनंत मानने का कारण ये है, इस विभव बॉक्स के अंदर कण है जिसकी गतिज ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तथा इस बॉक्स के बाहर विभव क्या है? अनंत है। अनंत मानने का कारण यह है कि न्यूक्लियन है वो इस बॉक्स के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि बाहर का विभव अनंत है, तो अनंत होने के कारण से नाभिक से न्यूक्लियनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का विभव कितना है? अनंत है। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम तरंग फलन पढ़ते थे, उस तरंग फलन को भी हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो वह तरंग फलन आपके क्वांटम मैकेनिक्स में प्राप्त किया गया था
2 अपॉन ए की पावर 3/2, 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन n1 पाई a इंटू एक्स साइन n2 पाई a इंटू वाई और साइन n3 पाई a इंटू जेड, यानी कि x, y और z। ठीक है, अब यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो घन की आकृति दी गई है, जिसकी तीनों घन में तीनों भुजाएं समान होती है, इसलिए यहाँ तीनों जगह ही क्या आएगा, a b c आता था, उसकी जगह क्या आएगा, a आएगा। अब यहाँ पर तरंग फलन जो ये प्राप्त होता है, तो इस तरंग फलन के बाद में हम ऊर्जा का आइगन मान पढ़ते थे, तो ऊर्जा का मान जो आता था वह था पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पर यह ऊर्जा का मान प्राप्त होता है, ऊर्जा का आइगन मान कह सकते हैं, जिसमें n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इसको सिंपलिसिटी के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर n स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, जहां पर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का समीकरण है, एक गोले का समीकरण की भांति प्राप्त होता है, क्योंकि गोले का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर, जहां पर a या r गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पर n गोले की त्रिज्या प्राप्त हो गई और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर 3 डिफरेंट डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को। तो यहाँ पर ऊर्जा के आइगन मान प्राप्त होने के कारण से हम ये कहते हैं कि n1, n2 और n3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक है। n1, n2, n3 तीनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि n1, n2, n3 का एक समुच्चय ऊर्जा के एक आइगन मान को व्यक्त करता है। तीनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। n1, n2, n3 तीनों ही पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव होने के साथ में हम ये कह सकते हैं कि इनके धनात्मक मान का एक समुच्चय जो है ऊर्जा के एक मान को व्यक्त करता है। अब देखिए इसके आगे ऊर्जा की विभिन्न अवस्थाओं को, यानी कि संभावित ऊर्जा की अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस गोले के लिए एक गोला बनाते हैं, जिसमें ये n1 हो गया, ये n2 हो गया और ये ऊपर की तरफ क्या ले लेते हैं अपन, n3 हो गया, n1, n2 और ये n3। अब हम n त्रिज्या का एक गोला ड्रॉ करते हैं, एक गोला ड्रॉ करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, n त्रिज्या का एक गोला कंसीडर किया, जिसमें n1, n2 और n3 तीनों डायरेक्शंस हमने शो कर दी इस प्रकार से। तो यह n त्रिज्या का गोला हमने क्यों कंसीडर किया है कि हमने ऊर्जा का मान ज्ञात किया था E इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा जो है ये प्राप्त होती है। ऊर्जा के संभावित अवस्थाओं के लिए हमने एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर ली, जिसमें n1, n2 और n3 को 3 डायरेक्शन हो गई, तीनों x हो गए, एक n1, एक n2 और एक n3 और एक n त्रिज्या का गोला खींचा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 से लेकर E ऊर्जा जब होती है इस गोले में,
0 से लेकर 0 से E ऊर्जा तक की अवस्थाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले E ऊर्जा तक की संभावित अवस्थाएं, 0 से लेकर E ऊर्जा की संभावित अवस्थाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले गोले का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं। तो कितना होता है 4/3 पाई AQ, सॉरी n है तो NQ, 4/3 पाई NQ। अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज क्या कही कि n स्क्वायर में यानी कि ऊर्जा के लिए n1 n2 n3 की केवल वे ही वैल्यू पॉसिबल है जिनमें n1 n2 और n3 का मान पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉजिटिव लिया जाता है तो इस गोले के लिए हम कह सकते हैं कि इस गोले में कौन सा कितना पोर्शन ऐसा होगा जिसमें n1 n2 और n3 की तीनों के मान पॉजिटिव प्राप्त हों। तो वह मान होता है 1/8, यानी कि इस गोले का केवल 1/8वां भाग है, उसी में n1 n2 और n3 की तीनों के मान पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमने कहा कि 1/8 4/3 पाई n2 ये ऊर्जा की अवस्थाओं की संख्या आ गई हमारे पास 1/8 4/3 पाई n3, जहां पर n क्या है, गोले की त्रिज्या है। अब क्योंकि हमने कहा कि ये मॉडल हम उन्हीं के लिए कंसीडर करते हैं जो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले होते हैं, और फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। तो प्रत्येक न्यूक्लियन जो है, प्रत्येक न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दोनों को एक ही वर्ड से नाम देते हैं न्यूक्लियन। तो हम कहते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियन की 2 स्पिन स्टेट होती है, 2 पृथक्करण की अवस्था होती है। पृथक्करण की कितनी अवस्था होती है, 2 होती हैं। तो 2 अवस्था होती है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 2/8 4/3 पाई n3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 5 नंबर। तो ये उन अवस्थाओं की संख्या आ गई जिनके लिए ऊर्जा का मान 0 से लेकर E तक है। 0 से लेकर E ऊर्जा तक की संभावित अवस्थाओं की संख्या ये प्राप्त होती है अपने पास, यानी कि 0 से लेकर n त्रिज्या के गोले में जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियन हैं, जिनके लिए n1 n2 n3 का मान पॉजिटिव ही पॉसिबल है, उनके लिए अवस्थाओं की संख्या आ गई 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया 1/3 पाई n3, यह मान प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 5 इसके बजाय इसको दे देता हूं मैं, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अब देखिए ये तो थी 0 से लेकर E ऊर्जा तक की अवस्थाएं होती है ये संख्या। अब मैं कह दूं 0 से E प्लस DE, यानी कि अब मैंने एनर्जी क्या है E से DE कर दिया, तो E प्लस DE तक के लिए संभावित अवस्थाओं की संख्या याद करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास आया हुआ है 1/3 पाई n3। तो अब क्या रहेगा n प्लस dn का क्यूब। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब देखिए n प्लस dn का मतलब ये है कि यह जो गोला था जो n त्रिज्या का माना गया था, अब वह गोला कितना है n प्लस dn त्रिज्या का गोला है। ये देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये n है और ये इसकी मोटाई कितनी आ गई है dn। तो इस बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो गई n, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई n प्लस dn। तो n प्लस dn हो गई इसके लिए 0 से लेकर E प्लस DE, 0 से E प्लस DE ऊर्जा तक की कणों के लिए अवस्थाओं की संख्या क्या आ गई, ये आ गई आपके पास। और ये कितनी त्रिज्या के गोले में रह सकते हैं n, 0 से लेकर n प्लस dn। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि ये 0 से E प्लस DE और ये 0 से E। अब अपने को बात करनी है कि E से E प्लस DE, यानी कि केवल ये जो थिकनेस मोटाई दिखाई गई है इसी में बात कर रहे हैं कि E से E प्लस DE
तक की ऊर्जा के लिए कुल अवस्थाओं की संख्या क्या आती है, क्या प्राप्त होती है। E से E प्लस डी तक की ऊर्जा के लिए तक की ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। तो एक्चुअली क्या करना है अपने को, समीकरण नंबर 6 जो था उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई n प्लस dn का क्यूब माइनस 1/3 पाई n क्यूब। अब ये n प्लस dn क्यूब का होल क्यूब है, होल स्क्वायर है, सॉरी होल क्यूब है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये माइनस करने के बाद में आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 1/3 n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर dn प्लस 3n dn स्क्वायर प्लस dn क्यूब माइनस 1/3 n पाई n क्यूब। यहां पर पाई ऑलरेडी था, तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर dn प्लस 3n dn स्क्वायर प्लस dn क्यूब, ये प्राप्त होता है मेरे पास। तो फाइनली अपने पास क्या मिलेगा, पाई n स्क्वायर dn प्लस पाई n dn स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 dn का क्यूब, यह मान प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें यह जो मान प्राप्त होता है, इसमें यहां पर dn स्क्वायर है, यहां पर dn क्यूब है। ये दोनों dn चूंकि बहुत छोटा है, इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पाई n स्क्वायर dn प्राप्त होता है। पाई n स्क्वायर dn, पाई n स्क्वायर dn यानी कि कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्राप्त होती है मेरे पास, पाई n स्क्वायर dn। यहाँ पर dn छोटा होने के कारण इसको स्क्वायर को और क्यूब को हम क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यह मान प्राप्त होता है। अब समीकरण नंबर जो 4 लिखी थी मैंने, या 3 लिखी थी, जिसमें ऊर्जा का मान दिया गया था, इस समीकरण को नंबर देता हूं मैं 6। समीकरण लिखी थी E इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहां से n का मान कैलकुलेट करना है मेरे को। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m a स्क्वायर इंटू E अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, 2m a स्क्वायर E अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मान यहां रखना है, फिर इसका अवकलन करते हैं। तो क्या जाएगा 2n dn इक्वल टू 2m a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर। इसके बजाय n की वैल्यू ले लेते हैं अपन। ये n स्क्वायर का मान तो यहां आ जाएगा और n का मान क्या आ जाएगा, रूट 2m a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर e की पावर हाफ। तो यहाँ से dn क्या आ जाएगा, डायरेक्टली dn आ जाएगा। और dn जो है उसका मान क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 2m a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर हाफ e की पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ dt। देखिए यह मान हमारे को dn का प्राप्त होता है, यानी कि n मिल गया अपने को, n के बाद में हमने उसका अवकलन कर दिया, तो यह मान dn का प्राप्त हो गया। तो अब यह n स्क्वायर और dn का मान समीकरण नंबर 6 में यदि हम रखते हैं, तो हमारे पास उन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आ जाएगी जिनके लिए ऊर्जा का मान E से E प्लस डी है। और यह मान अपने को मिलता है पाई n स्क्वायर का मान 2m a स्क्वायर इंटू E अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर, और बाद में यह रूट 2m a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर h स्क्वायर।
e की पावर माइनस हाफ डी। यह मान हमारे को प्राप्त होता है, यानी कि dn जो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है वह यह प्राप्त होती है। और इसको dn इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, इसको आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद हमें जो सेम क्वांटिटीज है उनको एक साथ लिख सकते हो। तो ये आ जाता है पाई ए क्यूब अपॉन 2 पाई ए क्यूब अपॉन 2m अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर हाफ डी। देखिए यहाँ पर e है, e की पावर माइनस हाफ है, तो e की पावर हाफ dt आ जाता है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट याद करनी हो, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स याद करनी हो तो dn ओवर de इक्वल टू पाई ए क्यूब अपॉन 2m अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर हाफ। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट dn अपॉन de इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू द पावर हाफ। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी कि ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहलाता है। और ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या याद किया, फर्मी गैस मॉडल की सैद्धांतिक अवधारणा को काम में लेते हुए ऊर्जा अवस्थाओं के लिए संख्या याद करी है। ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या याद की है, तो इन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या का अब हम आगे उपयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।